हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान और यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही लाए हैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स की हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए, आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम देख चुके हैं फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में, प्रोटियोमिक्स के बारे में, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, दैट इज प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन, जो आता है आपके यूनिट नंबर 5 जो है जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? अगर आप इसके नाम को देखो तो बायो मतलब आप कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हो, एंड इन्फॉर्मेटिक्स को देखो तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो। सो बेसिकली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके बायोलॉजिकल कोई प्रोसेस में मदद कर रहे हो। इस पूरी कह सकते हो प्रोसेस को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कि हमने हाई लेवल एडवांसेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करा। एंड इसी के बारे में आज के पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैसे आई, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे इसमें कैसे एडवांसेस हुए, एंड देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स क्या हैं, कैसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक का डेटाबेस बनाते हैं, हम डेटाबेस रिसर्चर्स टूल्स क्या हैं, डेटाबेस रिट्रीवल टूल्स क्या हैं, कैसे हमने एक फुली डेटाबेस रेडी करा, हमने उसको जीन बैंक में अपलोड करा, प्रोटीन बैंक बनाया, हमने डीएनए बैंक बनाए, हमने बहुत सारे एक इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस बैंक बनाए जहां से हम रिट्रीव कर पाए, एंड कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में देखेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स आई कैसे। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स has emerged as a scientific discipline that encompasses the application of computing science and technology to analyze and manage the biological data. सो बेसिकली हमने क्या करा, हमने बायोलॉजिकल डेटा जैसे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हो गई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गई, डीएनए की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालाइज करने में मदद करा। एंड ये पूरी स्टडी कम्स अंडर आर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1962 में जक कैंडल एंड पॉलिंग ने प्रपोज करा था अ न्यू अप्रोच ऑफ स्टडीइंग एवोल्यूशनरी रिलेशंस यूजिंग अ सीक्वेंस वेरिएबिलिटी, जो उन्होंने इनिशिएट करा था मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का। सबसे पहले 1962 में जक कैंडल एंड पॉलिंग ने इनिशिएट करा था मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स मटेरियल्स को। ना उसके बाद मार्गरेट डेऑफ ने सबसे मेन एक्सटेंसिव प्रोग्रेस करी है इसमें, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो अंडरगो होता है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस। अगर हम उस प्रोटीन सीक्वेंस के मॉडिफिकेशंस की स्टडी करें सो हम काफ़ी सारे फंक्शंस, अमाइनो एसिड से रिलेटेड उनके सारे बेस पेयरिंग, इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। सो डेऑफ ने क्या नोट करा था, उन्होंने नोट करा था कि अमाइनो एसिड्स वर नॉट रिप्लेस्ड एट अ रैंडम बट वर ऑल्टर्ड विद अ स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, कि अमाइनो एसिड जो साथ में बेस पेयरिंग हो रहे थे एंड देन वो कोड कर रहे थे, वो कोई रैंडम तरीके से नहीं हो रहे थे, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इनकी कह सकते हो अलाइनमेंट था। नाउ उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अमाइनो एसिड विद सिमिलर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रिफर्ड वन फॉर द अनदर। Some amino acids such as tryptophan was generally not replaced by any other amino acid. उन्होंने नोट करा था कि ट्रिप्टोफैन जो है वो यूजुअली किसी और अमाइनो एसिड से चेंज नहीं होता। सो ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये डेफिनेटली कोई कह सकते हो पता लगाने की चीज़ है कि क्यों ऐसा ट्रिप्टोफैन की पोजीशन यूजुअली रिप्लेस नहीं हो रही किसी और अमाइनो एसिड से।
जब उन्होंने ये सारे होमोलोगस सीक्वेंसेस देखा तो उन्होंने एक पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन के बारे में बताया, जिसको हम कहते हैं पैम, दैट इज पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। मैट्रिक्स कुड बी डेवलप्ड। फिर उसी फाउंडेशन से डेवलप करते हुए ये एक फाउंडेशन बना हमारे और भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का, कि हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन से काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं, काफ़ी कह सकते हो ह्यूमन जेनेटिक के बारे में और भी डिटेल में पता लगा सकते हैं। नाउ दिस लेड द फर्स्ट फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट वर्क ऑन सीक्वेंस कंपैरिजन यूजिंग अ क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन सब प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस, मॉडिफिकेशंस, इन सब बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पता लगाया। सबसे पहले जो आया था वो था नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम NBRF कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि NBRF क्या है। सो NBRF इज नेशनल बायोमेडिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिन्होंने सबसे पहले कंपाइल करा था कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूलर सीक्वेंस, जिन्होंने सबसे पहले एक मैक्रोमोलिक्यूल का सीक्वेंस डिकोड करा था, एंड उन्होंने उसको नाम दिया था एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले किसने प्रोटीन के सीक्वेंस को डिकोड करा था, वो हुआ था नेशनल बायोमेडिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन में NBRF, एंड उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया था एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, जो पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1955 से 1978 के बीच में अंडर द एडिटोरशिप ऑफ मार्गरेट ओकली डेऑफ। तो मार्गरेट ओकले डेऑफ के अंडर ये पब्लिश हुआ था। क्या पब्लिश हुआ था? एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स, लेटर ऑन इन 1980 डेटा लाइब्रेरी सबसे पहले बनी थी, जो किसने बनाई थी? यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी ने, जिसको हम कहते हैं EMBL। सो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने लेबोरेटरी ने सबसे पहले ये डेटा की लाइब्रेरी बनाई थी कि आप प्रोटीन को सीक्वेंस कर दिया। अब उस प्रोटीन का एक स्टोरेज, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो सारे रिसोर्सेज। सो ये एम्बेल करके सबसे पहले लाइब्रेरी थी जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन की लाइब्रेरी इनिशिएट करी थी। नाउ अब वो उनका एम क्या था? टू कलेक्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, डेटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो उन्होंने उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोटीन सीक्वेंस स्टोर करके एक लाइब्रेरी का इनिशिएशन किया था। नाउ अब जो आता है, अब लेटर ऑन यूरोपियन एम्बेल इज नाउ कन्वर्टेड टू EBI, दैट इज यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। अब ये लोकेटेड है हिंगस्टन UK में। सो आप जा सकते हो फर्दर इस पर स्टडी करने, जस्ट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। Now students, the National Center for Biotechnology Information सबसे पहले स्टार्ट हुआ था USA में। Now as a primary information data bank and provider, सबसे पहले हमारा जो था that is NCBI, National Center for Biotechnological Information, ये जो था NCBI सबसे पहले इनिशियली प्राइमरी सोर्स था जहाँ पे उनका मेन एम था डेटा को कलेक्ट करना और डेटा का स्टोरेज करना। सो सबसे पहले USA में ये इनिशिएट हुआ था। नाउ द प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, दैट इज PIR, ये सारे एब्रिविएशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एम्बल, PIR, NCBI, कि ये सब है क्या? सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये ईजिली भूल जाने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको लिख के जितना मल्टीपल टाइम्स लिख के याद रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये याद रहेंगे। सो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसर्च, दैट इज PIR, was established in 1984 by the National Biomedical Research Foundation, National Biomedical Research Foundation जो NBRF थी। इन 1984 उन्होंने बनाया था प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जहाँ से आप प्रोटीन के सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। अब इन्होंने रिसर्चर्स जितने भी न्यू प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो साइंटिस्ट जिनको प्रोटीन के बारे में और स्टडी करनी है, अगर उनको प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस NBI की कह सकते हो या PIR के सोर्स से जाके सारी रिट्रीव कर सकते हैं।
Up today, all these data banks are close cooperation with each other and they exchange data on a regular basis. इनिशियली ये सब अलग अलग सोर्सेज थे, लेकिन अब इन सब ने कोलैबोरेट कर दिया है. नाउ आप कहीं से भी किसी का भी डेटा रिट्रीव कर सकते हो, एक म्यूचुअल डेटा है. अब यहाँ पे आपको हर साइट पे एक कह सकते हो सब कुछ मिलेगा. क्यों? क्योंकि एक कोलैबोरेशन हो गया है. अब आपके पास एक स्पेसिफिकली नहीं कि PIR पे जाना है या NCBI जाना है या जीन बैंक जाना है, डेटा बैंक जाना है. अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है. पबमेड जैसी साइट में बहुत सारी और भी है, MBIL. अब आपको सब कुछ मिल जाएगा सब जगह, क्योंकि एक कोलैबोरेशन हो गया है. नाउ एवरी कह सकते हो साइट हैज इट्स ओन इंफॉर्मेशन एंड ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक मौलिक नॉमेनक्लेचर. अब हमने देख लिया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ज़कर कैंडल से शुरू हुआ था, कैसे मार्गरेट ड्रेऑफ ने करा था, कैसे उन्होंने सारे अपने पॉइंट्स दिए थे, कैसे मॉलिकुलर एवोल्यूशन हुआ था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का. एंड उसके बाद हमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा. जैसे कि अगर सपोज इंडिया में एडेनिन को एडी कहा, उसी तरीके से USA में ए कहा, उसी तरीके से जर्मनी में कुछ और कहा. सो हमारे पास एक इंटरनेशनल कोड नहीं था. हर कंट्री ने अपना अपना कोड फॉलो करा. अब इससे क्या हुआ, जब रिसर्चेस हुई तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, कंट्रोवर्सीज आने लगी. एक कंट्री की स्टडी दूसरी कंट्री नहीं समझ पा रहे थे. सो एक नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि सब जगह एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर फॉलो करे, IUPAC करके एक नॉमेनक्लेचर फॉर्म आया था, जिसने सारे नॉमेनक्लेचर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एक सिमिलर नेम दे दिया. कि अब अगर आप एडेनिन को ए बोलोगे तो हर कंट्री एडेनिन को ए ही बोलेगी. ऐसे करके उन्होंने एक IUPAC कोड दिया जिसको हम फॉलो करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. सो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इज दैट क्लियर? एंड ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो हर कंट्री फॉलो करती है, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आए और सारी रिसर्चेस सारी कंट्री इक्वली समझ पाए. So it is useful to follow this nomenclature system so that the data sets from different laboratories situated around the world can compared easily and uniformly. ताकि जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी रिसर्चेस हैं, वो यूनिफॉर्मली सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर इंसान इजीली समझ पाए. इज दैट क्लियर? चलिए अब IUPAC कोड देख लेते हैं. अब सिंगल का तो आसान है. फॉर एग्जाम्पल ग्वानिन को हमने G सिंबल दिया, इजी. एडेनिन को हमने A सिंबल दिया, ये भी इजी. थाइमीन को हमने T सिंबल दिया, ये भी इजी. और साइटोसिन को हमने C सिंबल दिया. अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सा नॉमेनक्लेचर है जो हम यूजुअली करते हैं. लेकिन जब हमारे पास एम्बिगुअस कोड आ जाए, सो व्हाट टू डू टू अवॉइड एम्बिग्विटी, कि क्या पता जब इनके बीच में बेस पेयरिंग हो, A है, T है, G और C है. सो इसमें क्या करते हैं जब एम्बिगुअस कोड्स आ जाए. सो स्टूडेंट, जब भी हमारे पास एम्बिगुअस कोड आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं T और C. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं T और C. अब स्टूडेंट्स, हमें जब भी G और C का करना है, इधर आ जाओ. ठीक है, जब भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं G और C का, हमें पता है कि क्या होता है, A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G. वी नो द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पे T और A तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, यहाँ पे T और A तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. सो हमने उसको कोड दे दिया S का. अब सिमिलरली A और T देखो, और तो हमें ये पता है कि यहाँ पे C और G तो बिल्कुल ही भी नहीं आएगा, या तो A होगा या तो T होगा. तो इसको हमने कोड कर दिया W का. सो ये हमें हेल्प कर गया टू अवॉइड दी एम्बिग्विटी. सो ये याद रखना है आपको कि जब भी एम्बिगुअस कोड्स आ जाएं, सो यू शुड नो कि हम उस जगह पे क्या सिंबल यूज करें. जब भी G या C हो सकता है, तो ये हमें क्लियर है कि A और T तो नहीं होगा, तो हमने S कोड दिया. अब A और T है तो हमें पता है G और C तो नहीं हो सकते, तो हमने उसको W का सिंबल दिया. सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं,
जब G और A है तो हमने उसे कोड दिया R का, जब T और T या C की जगह में से कोई है तो Y है। सो दिस इज सिंपल, वी नो या तो वो G होगा या तो वो A होगा, ठीक है। अब ये C और T भी हो सकता है तो हमने उसको Y दिया। अब A और C है तो M, और G या T में से है तो K कोड। सो ये आपको याद रखना है कि हमने कौन से सिंबल से क्या वो करा था, प्यूरीन था, पायरिमिडीन था, अमाइनो था, कीटो था, वो कौन सा ग्रुप था। अगर G या A है तो वो प्यूरीन ग्रुप हुआ, T या C में से है दैट बिकम्स पायरिमिडीन। नाउ A और C में से तो वो हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप, और G और T में या तो वो हमारा हो गया कीटो ग्रुप। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसी की जगह अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो A या C या T, अब हमने 3 एम्बिगुअस कोड्स ले लिए, या तो A है या तो C है या तो T है, तो उस जगह पे हम H का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं G या तो T या तो C लूँ तो उस जगह पे हम B का इस्तेमाल करते हैं। जब G हो, C हो या A हो तो उस जगह पे हम V का इस्तेमाल करते हैं, और जब G हो, A हो या T हो तो उस जगह पे हम D का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्टली अगर G है, A है, T है, C है, सो हम N का इस्तेमाल करते हैं। या तो G हो सकता है, तो हमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली, लास्ट सीक्वेंस में हमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली, या तो G है या तो A है या तो T है या तो C है, कुछ भी एनी, तो उस जगह पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। सो इस नॉमेनक्लेचर से हमें ये तो पता चल गया कि हमें सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। अगर कोई भी बेस पेयर है तो उसका नॉमेनक्लेचर या क्या नाम आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी हो, अब ये तो हमने एक सिंगल कोड कर दिया, A हो, T हो, G हो, C हो, अब सिंगल लेटर सिंबल है, लेकिन व्हाट इफ जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है तब कैसे कोड करोगे? सो उसका भी सोल्यूशन दिया IUPAC ने। IUPAC ने कहा कि आप एक काम करो, आप सारे ही अमाइनो एसिड और उनका एक सिंगल कोड दे दो। तो आप क्या करो, आप सारे जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसका सिंगल कोड दे दो। आप एलिनीन को A बुला दो, आप आर्जिनिन को R बोल दो, आप एस्पार्जिन को N बोल दो, आप एस्पार्टिक एसिड को D बोल दो, आप सिस्टीन को C बोल दो, आप ग्लूटामिक को Q बोल दो, आप ग्लूटामिक एसिड को E बोल दो, आप ग्लाइसिन को G बोल दो। सो अब देखो ये तीनों G से स्टार्ट हो रहे हैं, बट दे कैरी डिफरेंट नेम। उसी तरीके से हमने क्या करा, हिस्टडीन को H बोला, आइसोल्यूसिन को I बोला, ल्यूसीन को L बोला, लाइसिन, अब दोनों L से हैं तो ल्यूसीन L हो गया, लाइसिन K हो गया। मिथ्यूनिन एक ही M है तो हमने M कर दिया, फिनाइल एलेनिन एक ही P है तो P कर दिया। अब प्रोलीन भी P है तो उसको हमने F करा और इसको हमने P करा। सेरीन एक ही S था तो हमने उसको S से डिनोट कर दिया। सो बेसिकली मैंने क्या करा, सारे ही अमाइनो एसिड, थ्रियोनिन 3T करा, ट्रिप्टोफैन भी T से तो मैंने W दे दिया, टायरोसिन भी T से तो मैंने Y दे दिया। अब वेलिन V से है तो सिंगल है तो V कर दिया। नाउ अब आते हैं हमारे ASX, जो मैंने उसको B नाम दिया, कह सकते हो GLX जिसको मैंने Z दिया, एंड ZAA जिसको हमने X दिया। तो सिमिलरली ये बहुत रेयरेस्ट अमाइनो एसिड है जो मिले। सो हमने क्या करा, सारे ही अमाइनो एसिड को एक सिंगल कोड कर दिया। अब हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंबल बता रहे हैं, यहाँ पे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। सो हमने क्या करा, एलिनीन को हमने B कहा था और थाइमीन को हमने V कहा था, तो ये रहे उसके कोड। साइटोसिन को D कहा था, ग्लाइसिन को H कहा था, तो ये रहे उसके कोड। तो सारे अमाइनो एसिड को एक सिंगल कोड करके उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर दी। तो इसी से क्या हुआ, आपको जब एक जगह पे 2 से 3 बेस पेयर्स आ जाते हैं, 2 से 3 अमाइनो एसिड आ जाते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि इनकी हम कैसे बेस पेयरिंग करें। सो आप क्या करते हो, सारे अमाइनो एसिड का एक सिंगल लेटर कोड कर दिया, सिंबल दे दिया। नाउ आप उस सिंगल लेटर सिंबल से उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो IUPAC ने ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व कर दी। अब हमें नॉमेनक्लेचर तो समझ आ गया कि कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। अब डायरेक्शनैलिटी कैसे करोगे? अब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनैलिटी? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा DNA कहाँ से कैसे न्यूक्लियोसाइड रन करता है, फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन।
ये हमें पता है कि हमेशा 5 नॉट टू 3 नॉट डायरेक्शन में ही हमारी कह सकते हो न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एक कह सकते हो प्रोब का इस्तेमाल कर रहे हो या आप एक उसको चेन दे रहे हो जिसपे आपको स्ट्रैंड पे सीक्वेंसिंग करनी है, सो वो स्ट्रैंड आपका क्या करेगा, वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही कोड करेगा। सो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड की जो कोडिंग होती है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगी। अब स्टूडेंट्स, प्रोटीन का एग्जांपल लो। सो इन द केस ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन्स आ जाते हैं तो हम कुछ कहते हैं एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ये हम नहीं भूलेंगे कि सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन से टर्मिनल पे आता है, एन टर्मिनल पे। ये कभी नहीं भूलना कि सब इन द केस ऑफ प्रोटीन्स एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल पे सबसे पहला अमाइनो एसिड आएगा और सबसे लास्ट अमाइनो एसिड कौन से टर्मिनल पे आता है, सी टर्मिनल पे। सो ये कभी नहीं भूलेंगे, जब भी न्यूक्लियोसाइड का कहे तो 5' to 5 नॉट या 3 नॉट डायरेक्शन में होगा, एंड इन द केस ऑफ प्रोटीन ये एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होगा। सो ये तो हमें क्लियर हो गया कि कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनैलिटी क्या है, कि डायरेक्शन क्या है। सो ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, 5 नॉट टू 3 नॉट, एंड इन द केस ऑफ प्रोटीन एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ, आप जब बेस पेयरिंग कर रहे हो तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सीक्वेंस दे दूं तो आपको मैं एक सीक्वेंस दे दूं यहां पे, ठीक है, यहां पे एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है, ठीक है, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये पहला सीक्वेंस है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा डीएनए है, कौन सा आरएनए है। सो एक सिंपल कंसेप्ट है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, आरएनए में थाइमीन नहीं होता। आरएनए में थाइमीन की जगह क्या मिलता है हमें, यूरैसिल। आरएनए में थाइमीन की जगह क्या मिलता है, यूरैसिल। एंड एडेनिन हमेशा बॉन्ड करेगा किसके साथ, थाइमीन के साथ। लेकिन इन द केस ऑफ आरएनए एडेनिन बाइंड करेगा किसके साथ, यूरैसिल के साथ। यूरैसिल किसके साथ करेगा, एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ करेगा, ग्वानिन के साथ। एंड एडेनिन किसके साथ करेगा, यूरैसिल के साथ। सो ये कोड किसका हुआ, ये कोड हुआ हमारे आरएनए का। और उसी की जगह अगर मैं डीएनए पे आऊं, उसी की जगह अगर मैं डीएनए पे आऊं, सो एडेनिन करेगा किसके साथ, थाइमीन के साथ। थाइमीन करेगा एडेनिन के साथ। ग्वानिन करेगा साइटोसिन के साथ। साइटोसिन करेगा ग्वानिन के साथ। सो वी नो कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, सो एक सिंपल कंसेप्ट को देखेंगे कि वो बेस पेयरिंग कैसे होगी। अगर यूरैसिल के साथ एडेनिन की बेस पेयरिंग हो रही है, सो वो क्या है, वो डेफिनेटली इट इज एन आरएनए सीक्वेंस। और उसी की जगह अगर थाइमीन आ गया तो दैट इज आर डीएनए सीक्वेंस। सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनैलिटी क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल रखा था, यहाँ पे ये है आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए में हमें क्या क्या मिलता है, यूरैसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। उसी जगह डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। डीएनए कैसा रहता है, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में क्या क्या मिलेगा, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। सो डीएनए में क्या क्या मिला हमें, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और उसकी जगह आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, और उसमें हमें मिलता है यूरैसिल इन द प्लेस ऑफ थाइमीन। सो ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि थाइमीन की जगह आरएनए में हमें क्या मिलेगा, यूरैसिल, एंड बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर हो गया, अब हम सीक्वेंसेस देख लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ था,
उसके बाद हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हमने IUPAC कोड देखा फॉर सिंगल लेटर सिंबल, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड पेयरिंग, हमने सब कुछ देख लिया. नाउ इट्स टाइम, हमने कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनैलिटी भी कंप्लीट कर लिया. अब हम आते हैं सीक्वेंसेस पे. तो सीक्वेंसेस एक अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारी डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल cDNA है, EST सेगमेंट है, जीनोमिक डीएनए है एंड ट्रांसक्रिप्टोम है. तो ये सारे हमने एक सीक्वेंसेस प्रोवाइड करे हैं डीएनए की सीक्वेंसेस के लिए. तो सबसे कॉमनली जो यूज होता है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA. अब cDNA क्या है? इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ सीक्वेंसेस डिपॉजिटेड इन द डेटाबेसेस वर डिटरमाइंड फ्रॉम cDNA मॉलिक्यूल. अब cDNA की मदद से बहुत सारे हम लार्ज नंबर ऑफ डीएनए को डेटाबेस सीक्वेंस कर सकते हैं. Now, while filling up the sequence entry from you must tick the right position to indicate whether the sequence being deposited is a cDNA sequence. हमें एक चेक करना पड़ता है कि whether जो हम cDNA sequence कर रहे हैं that is right or wrong. Now, this data will also be provided when a sequence is retrieved. Thus, in the case of cDNA sequence, one is looking at the expressed part of the genome. अब cDNA की जब मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ जीनोम की बात करें. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शुरुआत कहां से करी हमने, जीन से. जीन के बाद हम कहां आए, mRNA में. जीन के बाद हम आए mRNA में. mRNA को हमने, क्योंकि ये अनस्टेबल था, हमने इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा इनटू cDNA जो कि स्टेबल फॉर्म है. ठीक है, हमारा mRNA अनस्टेबल था, हमने इसको कन्वर्ट करा इनटू cDNA जो कि स्टेबल फॉर्म था. सो बेसिकली हमें पता है कि cDNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ही देगा. हमें पता है कि cDNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही देगा. सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सप्रेस्ड जीनोम का पार्ट यूज कर रहे हैं. हम एक अनएक्सप्रेस नहीं है. वी नो कि वो जो cDNA है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ही कह सकते हो फर्दर कन्वर्ट होगा. सो मतलब वी नो दैट किसका एक्सप्रेशन होने वाला है. सो cDNA जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ जीनोम का इस्तेमाल करते हैं. नाउ जीनोमिक डीएनए क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोमिक डीएनए बहुत ही ज्यादा रूटीन में आजकल यूज होने लगा है. Now, the genomic DNA is the storehouse of the information which expressed part is represented in the cDNA sequence also. और genomic cDNA is the part of genomic DNA. मतलब genomic DNA में cDNA की भी information रहती है because that is the entire genomic DNA. कि कैसे वो जीन से प्रोटीन में ट्रांसलेट हुआ, आपके पास एक entire genome का DNA sequence है. नाउ आते हैं ESTs. ESTs बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. अब EST का फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, EST का फुल फॉर्म है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. इस पे बहुत क्वेश्चंस आए, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट EST स्टैंड्स फॉर. सो EST स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. अब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में सबसे पहले किसने दिया था? डॉक्टर क्रेग वेंटर ने इनिशिएट करा था ये सीक्वेंस. तो ये भी नहीं भूलेंगे कि सबसे पहले किसने किया था? क्रेग वेंटर इनिशिएटेड EST सीक्वेंस, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ठीक है. सो अब लार्ज नंबर ऑफ cDNA मॉलिक्यूल्स हमने यूज करे या क्रेग वेंटर ने यूज करे बाय सीक्वेंसिंग वन एंड ऑफ द ईच रैंडमली पिक्ड cDNA क्लोन्स. अब उन्होंने क्या करा? रैंडमली पिक कर लिए सीड, जो cDNA हमने बनाए थे उन cDNA को रैंडमली पिक करा और उनकी क्लोन्स बनाए. उसके बाद millions of EST have been deposited in a special databases called DBST, database EST. Now database express sequence tags में हमने randomly cDNA पिक करके एक complete database collection करा है. EST data is used for infer expression patterns by counting the number of ESTs corresponding to each gene divided by the total number of EST.
अब EST कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपने ईच जीन को कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड कर दिया उसे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेस जीन्स, तो आपके पास एक पर्टिकुलर जीन का सारा अमाउंट आ जाएगा। सो इसी तरीके से आप EST का कैलकुलेशन करते हो टू फाइंड आउट द जीनोम्स। नाउ GST क्या है? In Plasmodium falciparum, the enzyme mung bean nuclease, जिसको हम एमिनेज भी कहते हैं, वो क्लीव करता है इन बिटवीन द जीन्स। सो ये जो मंग बीन जीन है ये क्लीव करता है बिटवीन द जीन्स। हमने क्या करा, इसी को यूज करके जीनोमिक DNA लाइब्रेरी जनरेट करा दी, जिसमें हमने एमिनेज का इस्तेमाल करके जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब एमिनेज जीन को फॉल्सीपेरम से लेके जेनेटिक ह्यूमन जीनोम को पीसेस में करके डेटाबेस में स्टोर करा। नाउ द अप्रोच यूज सिमिलर टू EST, वन रीड द सीक्वेंस was obtained from either ends. This data is referred to as genome sequence tags। और हमने क्या करा, जैसे EST में करा था, हमने सारे रैंडमली पीसेस को लेके एक इंटायर जीनोम क्रिएट करा। अब हमने सिमिलर टू EST आपने क्या करा, आप इंटायर जीनोम से रिलेट कर रहे हो उसे। यूजुअली जीनोमिक DNA सीक्वेंस रिफर्स टू द न्यूक्लियर DNA, और जब हम जीनोमिक DNA की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर DNA बन रहा है उसके बारे में हम यूजुअली बात कर रहे हैं। सो न्यूक्लियर DNA जब भी हम बात करते हैं तो वी आर रिलेटिंग इट टू द न्यूक्लियर DNA, जो न्यूक्लियस में DNA बन रहा है। सो ये हो गए हमारे जीनोमिक दैट इज जीनोम सीक्वेंस टैग्स। अब आते हैं ऑर्गेनल DNA। जब आप ऑर्गेनल से लेते हो, लाइक यूकैरियोटिक सेल से लिया आपने एक ऑर्गेनल से लेके एक DNA को कोड करा, तो वो आते हैं आपके ऑर्गेनल DNA में। अब आते हैं अदर मॉलिक्यूल्स, लाइक इन एडिशन टू दीज मॉलिक्यूल्स द डेटाबेस कंटेन द सीक्वेंस of other molecules such as tRNA, small RNA। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक अलग अलग सीक्वेंस टैग्स बना रहे हो, वेदर आप एक्सप्रेस सीक्वेंस ले रहे हो जो ऑलरेडी cDNA से एक्सप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि वो एक एक्सप्रेस जीनोमिक है। अगर आप एक्सप्रेस पार्ट से ले रहे हो तो दैट इज आर एक्सप्रेस जीनोम। अगर आप जेनेटिक से ले रहे हो, जीनोमिक से ले रहे हो, एमएनए से डाइजेस्ट करा के, तो वो आता है आपके जीनोमिक सीक्वेंस टैग्स। अगर आप उसे ऑर्गेनल से ले रहे हो तो ऑर्गेनल्स कह सकते हो DNA, वो आपने यूकैरियोटिक सेल से लिया। अगर आप अदर से ले रहे हो लाइक mRNA, tRNA, वेरियस अदर, तो दैट कम्स अंडर अदर। सो बेसिकली आप एक सीक्वेंस टैग्स दे रहे हो जिससे आप डेटाबेस को स्टोर कर सकते हो, आप उस डेटाबेस का रिट्रीवल कर सकते हो। अभी आप फाइनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप ये अलग अलग सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, EST, GST, ऑर्गेनल, जीनोमिक कह सकते हो, cDNA। सो ये सारे सीक्वेंसिंग टैग्स हैं जिसकी मदद से आप डेटाबेस का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देख लेते हैं cDNA को सिंथेसाइज कैसे करा हमने। तो सबसे पहले हमने एक mRNA का ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लिया। जब हमने ओलिगो प्राइमर लिया mRNA का, उसको हमने सिंथेसाइज करा mRNA को अपने बनाए हुए cDNA से। व्हेन द cDNA स्ट्रैंड इज कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज, हमें जब कम्प्लीटली cDNA, हमने mRNA की मदद से cDNA जनरेट करा, और जब वो cDNA जनरेट हो गया तो फाइनली हमने उसको हाइड्रोलाइज करके cDNA को अलग इंक्यूबेट कर दिया। उसको इंक्यूबेट करने के बाद हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उसी cDNA से और cDNA बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ cDNA जो हम जनरेट करते हैं। तो हमने ओलिगोटाइड mRNA प्राइमर से लिया, हमने उस mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री करके cDNA प्रोडक्शन करा, उस cDNA को देन हाइड्रोलाइज कराया, एंड देन उस एक cDNA से हमने क्लोनिंग करी फॉर वेरियस अदर cDNA। अब ये एक और है, जब जीनोमिक DNA कैसे बनेगा, तो ये रहे मेरे सेल्स जिसमें जीन्स हैं, DNA है। हमने सिर्फ DNA को आइसोलेट करा, हमने पूरी सेल नहीं लिया, हमने उसका सिर्फ जीनोम लिया। अब जब हमने सिर्फ जीनोम लिया, उसके बाद अब हमें इसे डाइजेस्ट कराना है। जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करा था उसमें एमिनेज, वैसे वेरियस अदर DNAs का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेरियस अदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डाइजेशन ऑफ द जीनोम में हेल्प करते हैं, हमने उसको लिया। उसके बाद आप उसे एक वेक्टर में ग्रो करोगे। आप वो प्लास्मिड में कर सकते हो, BSE में कर सकते हो, ईस्ट में कर सकते हो, बैक्टीरिया में कर सकते हो, विरियॉन्स में कर सकते हो। तो आपने बेसिकली एक वेक्टर का इस्तेमाल करा जिसमें आपने अपना जीनोमिक DNA को ग्रो करा है।
उसके बाद जब आपके पास फाइनली आ जाए तो आप ई कोलाई में उसे ट्रांसफर करके जो मेरा होस्ट होगा उसमें मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हो अपने जीनोमिक डीएनए की। सो इस तरीके से आपने जीनोमिक डीएनए का प्रोडक्शन करा। अब हमने cDNA का प्रोडक्शन देखा, हमने अभी जीनोमिक डीएनए का प्रोडक्शन देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर कि हम कैसे इनको स्प्लाइसिंग, जो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस देखे थे कि अगर ये क्रोमोसोम है, हमारे पास इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं, हम सिर्फ इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही रखेंगे, अदरवाइज हम बाकी जो अनवांटेड चीज़ें सब रिमूव कर देंगे। एंड देन एंड में स्प्लाइसिंग करने के बाद हमारे पास एक फाइनल mRNA सीक्वेंस आएगा जो हमें चाहिए, एंड देन हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे इनटू प्रोटीन। सो दिस इज द बेसिक स्टेप विच यू शुड नो कि कैसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं। नाउ आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि एनसीबीआई है क्या। तो सबसे पहले एनसीबीआई स्टैंड फॉर नेशनल सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी। अभी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी है इसके पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और उन्होंने क्रिएट करा था इन 1988 टू डेवलप द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दी मॉलिकुलर बायोलॉजी। उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने एक नेशनल हेल्थ सेंटर बनाया था ताकि आप मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में और डिटेल में जान पाओ। अब इसका काम क्या है, ये मेंटेन करता है जीन बैंक को, सीक्वेंस डेटाबेस को, एनसीबीआई प्रोवाइड करता है डेटा रिट्रीवल को, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज देता है, एनालिसिस करता है जीन बैंक का, देन वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल हो सकता है एनसीबीआई के थ्रू। सो बेसिकली नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जेनेटिक्स से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड। अब आपको सब कुछ मिल सकता है कि उनमें क्या वेरिएशंस हैं, क्या म्यूटेशंस हैं, क्या एडवांसेस हैं। एक सारा एक बैंक है इंफॉर्मेशन का जहाँ पे रिट्रीवल ईजी है। तो अगर आप जाओगे एनसीबीआई की साइट पे तो आप इजीली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। सो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थ्रू डेटा सीक्वेंसिंग एंड एवरीथिंग, एंड नाउ दे हैव द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्रोटीन, जीनोम्स, सीक्वेंसिंग, एवरीथिंग। आपका रिट्रीवल भी उतना ही आसान है। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज जो एनसीबीआई और भी अवेलेबल करता है लाइक डेटाबेस, रिट्रीवल टूल्स। अब उनके पास ब्लास्ट है, ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल, जहाँ से रिट्रीवल आसान है। जीन लेवल सीक्वेंसेस भी हैं, क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग भी है, जीनोम एनालिसिस भी है, एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स भी हैं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, और ये सारे वेब बेस्ड टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गूगल है, एनसीबीआई एक गूगल है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालो और आपको सब कुछ मिल जाता है। आप बस कमांड डालते हो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट चाहिए, आपके पास इंटायर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसी तरह से एनसीबीआई एक वेब सर्च, एक वेब टूल है जहाँ पे आप बस इंफॉर्मेशन डालो कि मुझे इस प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए या मुझे इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पास सिर्फ कमांड डालते ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो बेसिकली ये हमने जेनेटिक या जीनोम या बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक गूगल बनाया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना भी उतना आसान है। सो इसी के साथ हम ख़त्म कर चुके हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिट्रीवल कैसे होता है, डेटाबेस रिट्रीवल टूल्स क्या हैं, हम ब्लास्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल को यूज़ करके अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, क्या एक्सटेंशंस होती हैं, कैसे एनालिसिस होता है। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।